हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 10 के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि हिंदी का मॉडल पेपर है। ठीक है, तो यूपी बोर्ड ने जो हिंदी का मॉडल पेपर जारी किया है, इसके सॉल्यूशन के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा, जो कि निर्देश में दिया गया है। ठीक है, तो ये निर्देश में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 चीज़ें करके दी गई हैं। इन सभी चीज़ों को समझ लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई है कि जो आपका बोर्ड एग्जाम है, खंड अ और खंड ब में विभाजित होगा, और जो खंड अ होगा उसमें 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और ब खंड होगा उसमें आपका थ्योरिकल प्रश्न होंगे, जो कि वर्णनात्मक में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी टाइप के, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इनके इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे किस तरह से पूछे जाएंगे और आपको किस तरह से आंसर देना है। आपको आंसर देना है ओएमआर शीट में। ठीक है, ओएमआर शीट में फिलअप करना है आपको आंसर को। तो ये देखिए बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ में पूछे जाएंगे और जो पूर्णांक होगा 20 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, शुक्लांतर यानी शुक्लोत्तर युग के। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? देखिए ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा, इसमें हमारा दूसरा है द्विवेदी युग के। ठीक है, तो सही ऑप्शन है हमारा द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। ठीक है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन दिया निबंध, दूसरा कविता, नाटक और कहानी। किस विधा की रचना है? देखिए चिंतामणि जो रचना है ना, वो कौन लिखे थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे थे। कौन लिखे थे? रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। और ये किस विधा की रचना है? जो क्वेश्चन पूछा है उसको हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जो पूछा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है, वो है निबंध की। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा निबंध। ठीक है, सही ऑप्शन होगा निबंध। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा, गब्बन किसकी रचना है। ठीक है, गब्बन किसकी रचना है? तो ऑप्शन दिया है मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरि कृष्ण प्रेमी। ठीक है, तो सही ऑप्शन है हमारा ए। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो है हमारा मुंशी प्रेमचंद, और यही हमारा ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, गबन और गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुक्ल युग की समयावधि है। तो शुक्ल युग की समयावधि क्या है? देखिए एक दिया है तो 1936 से 1943 तक, और 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो शुक्ल युग की समयावधि है वो है हमारी 1919 से 1938 तक। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा हमारा 1919 से 1938 तक। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नीड़ का निर्माण फिर किस नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? देखिए पहला है जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार, भेंट वार्ता, रेखा चित्र। तो सही ऑप्शन होगा हमारा, सही ऑप्शन क्या है हमारा? आत्मकथा। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा हमारा आत्मकथा। तो दूसरा जो ऑप्शन है हमारा ये सही होगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन को हम क्या करेंगे? सही कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए अगर आप हिस्ट्री, सामाजिक विज्ञान और गणित के नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मॉडल पेपर का सॉल्व करा दिया हमने, जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ठीक है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? इसमें दिया है ऑप्शन द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, और प्रगतिवादी, छायावादी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? देखिए जो पहला ऑप्शन हमारा है द्विवेदी युग, ये हमारा सही होगा। ठीक है, प्रिय प्रवास किस किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? तो जो मधुशाला रचना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें से आपका सही आंसर है तीसरा, सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। तो इस पे आप क्लिक कर देंगे, यानी कि इस पे आप गोला बना देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत भारती किसकी रचना है? ठीक है, भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन दिया सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो सही आंसर है हमारा दूसरा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा मैथिली शरण गुप्त। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से कब तक है? देखिए आधुनिक काल एक दिया है 1843 से अब तक, 1643 से 1843 तक,
1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक। तो सही ऑप्शन है हमारा। अभी तक तो हमारा आधुनिक काल ही चल रहा है ना, तो यानी कि जो अब तक है इसमें हमारा सही ऑप्शन है 1843 से अब तक, ये हमारा सही होगा। यानी कि आधुनिक काल कब से कब तक है? 1843 से अब तक। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। मतीराम किस युग के कवि है? मतीराम किस युग के कवि है? ऑप्शन दिया हमारा आधुनिक युग के, आदिकाल और भक्तिकाल, रीतिकाल। तो इसमें से सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल के कवि है मतीराम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? ठीक है, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है शोक, रति, हास, निर्वेद। तो सही ऑप्शन है हमारा हास। ठीक है, हास मतलब क्या होता है? हंसना। ठीक है, तो हास रस का जो स्थाई भाव है हास होगा। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोहत ओढ़े पीठ पत, सोहत ओढ़े पीठ पत, श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशयन पर आतत पर्यो प्रभात। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश लिखा है, प्रभात होता है कहीं कहीं। तो उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार आपको पहचानना है। तो ऑप्शन दिया है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो ठीक है, तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, इसमें क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये हमारा सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है रूला छंद के कुल कितने चरण होते हैं? ठीक है, तो रूला छंद के कुल कितने चरण होते हैं? इसमें दिया ऑप्शन 3 चरण होते हैं, 2 चरण, 4 चरण, 5 चरण। तो सही ऑप्शन है हमारा 4 चरण होते हैं। ठीक है, रूला छंद के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है। शब्द आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ठीक है, आकर्षण शब्द में किस शब्द का उपयोग किया गया है? मतलब आकर्षण में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है बी, मान, अक, आ। तो आपको हमने उपसर्ग में बताया था, उपसर्ग पढ़ाते समय लिंक डिस्क्रिप्शन में, उपसर्ग को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है आपको। उपसर्ग में हमने बताया था कि जो आगे जुड़ता है, जो आगे जो शब्द आकर के जुड़ता है और उसका अर्थ बन जाता है, वही हमारा उपसर्ग होता है। तो इसमें दिख रहा है कि आकर्षण है ना, आकर्षण, इसमें आ जो शब्द है ये आकर के जुड़ा है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, यही शब्द इसका उपसर्ग, इसी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आकर्षण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया है? आ का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा आ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? यानी कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, देखिए हमारा ऑप्शन दिया गया है 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 3 प्रकार के। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 2 प्रकार के। ठीक है, प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, प्रत्यय जो होता है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? जो प्रत्यय होता है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है हमारा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो ये होते हैं दोनों प्रत्यय। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा पीताम्बर में कौन सा समास है? ठीक है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन दिया है हमारा कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। अश्रु का तत्सम रूप है। अश्रु का, आंसू का, सॉरी, यहाँ पे हमने गलती बोल दिया, हमने आपको आंसर ही बता दिया। आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? देखिए अश्रु, अंशु, अश्रु, अंशु, रोना, आँख। तो इसमें जो हमारा तत्सम रूप होगा ये होगा अश्रु। तो हमारा सही ऑप्शन है 1 अश्रु। ठीक है, ये हमारा सही होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है यण संधि का सूत्र है। यण संधि का सूत्र है आद्गुण अक सर्वर्ण दीर्घ इको यणचि वृद्धिरेचि। तो सही ऑप्शन है हमारा इको यणचि। ठीक है, यण संधि की जो सूत्र होती है वो इको यणचि होती है। ध्यान याद रखिएगा, सभी संधि के सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तो फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या होगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो ध्यान से देखिए, अगर आपने फल का धातु रूप शब्द रूप याद किया होगा तो जो इसका शब्द का बहुवचन है, सॉरी, इसका वचन एवं विभक्ति है तो फलस्य फल्यो फलानाम आता है। ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में आता है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा? सही होगा। तो मिला लीजिएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन में आता है। ठीक है, तो इसे अभी आप अच्छे से याद करिएगा विभक्ति और एक वचन को देखते हुए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, अंतिम क्वेश्चन है। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है
पहला ऑप्शन है हमारा द्विवचन प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इसमें ध्यान दीजिए, अपठत अपठथान अपठन ऐसे ऐसे होता है ना, इस तरह से इसका धातु रूप चलता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है हमारा प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, प्रथम पुरुष एक वचन, अपठत अपठतान अपठन। ठीक है, इस प्रकार से चलता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में हमारा सही है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कि इसमें वर्णात्मक प्रश्न खंड ब में किस प्रकार से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न दिया है, खंड ब दिया है, ये टोटल 50 नंबर के पूछे जाएंगे। 20 नंबर के क्वेश्चन हमने कर लिया, ये 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसमें पहला जो होगा, पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए इसमें ना एक गद्यांश दिया रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से एक गद्यांश दिया रहेगा, जो कि जिसके आधार पे आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्रश्न दिए जाएंगे और इन तीनों प्रश्नों का आंसर लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न। पहला प्रश्न में संदर्भ लिखना होगा, यानी कि ये जो चीज़ है इसके लेखक, ये जो चीज़ है इसके लेखक और इसका पाठ का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये संदर्भ में लिखना है। गद्यांश के रेखांकित अंकों की व्याख्या, जहाँ पे रेखांकित अंक किया गया है वहाँ पे व्याख्या करना है। ये तो हर गद्यांश में ही आएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन तो निश्चित है, ये क्वेश्चन हर बार आएगा। और ये तीसरा क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलता है, जो कि उस गद्यांश से आधारित होता है। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। तो 2 गद्यांश दिए जाएंगे, या तो वो कर सकते हैं या फिर एक और गद्यांश दिया गया है, जो कि नीचे देख सकते हैं आप, हे भगवान तब के लिए। मतलब इस प्रकार से अगर गद्यांश दिया रहेगा, इसमें भी 3 प्रश्न दिए रहेंगे, या तो आप ये करें, या तो आप इस गद्यांश को करें, या फिर आप इस गद्यांश के प्रश्नों को करें। ठीक है, या तो आप इस गद्यांश के प्रश्नों को करें या फिर नीचे वाले गद्यांश के प्रश्नों को करें। अथवा का मतलब दोनों में से कोई एक करना होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं, जो कि 6 नंबर का है। ये हमारा जो क्वेश्चन है 6 नंबर का है। तो इसमें क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का। अब देखिए गद्यांश तो हमने पढ़ लिया है, अब इस पद्यांश पे आधारित चरण कमल बंदोवारी राय, यह जो दिया गया है इसमें आपका संदर्भ लिखना है, इसकी व्याख्या करनी है और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं ये 6 नंबर के होते हैं, और इसमें भी अथवा करके दिया है, यानी कि 2-2 गद्यांश 2-2 पद्यांश दिया जाएगा, दोनों में से किसी एक को करना होगा आपको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 आएगा, प्रश्न नंबर 3 आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या करेगा कि आपको एक संस्कृत, देखिए दिए गए संस्कृत के गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो 2 संस्कृत के लाइन लिखी रहेगी, जो कि आपके पाठ से लिया गया होगा। ठीक है, और इनको आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो एक ये है और एक नीचे दिया गया है। ठीक है, अथवा करके, तो अथवा करेगा तो एक को ही करना है, या तो ये कीजिए नहीं तो ये कीजिए। ठीक है, कोई एक को आपको करना होगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा 5 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब इसमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए यहाँ पे जो संस्कृत का पद्यांश दिया गया है, एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है, सर्वे भवन्तु, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो 2 गद्यांश पद्यांश दिए गए हैं, इसके संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, तो संदर्भ भी लिखने हैं और इसकी व्याख्या भी करनी है, हिंदी में इसका अनुवाद करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये 3 नंबर का है। इसमें क्या किस तरह से प्रश्न पूछेगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, इनमें से आपके जो खंड काव्य है, इनमें से आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें से जैसे कि देवरिया जिला के अनुसार ये बांटा रहता है क्वेश्चन। तो अपने जिला को देख लीजिएगा, आपके बुक में भी दिया होगा। अपने जिला के अनुसार आपको जो भी चीज़ें आपको जो भी आपको पढ़ना होगा वो आप पढ़ लीजिएगा। उसमें ये पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए देवरिया जिला के हैं, तो देवरिया जिला में मेवाड़ मुकुट पूछा जाता है। तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए, इस प्रकार से पूछा जाता है, और उसके सारांश या उसके चरित्र चित्रण का वर्णन करना होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए 3 अंक निर्धारित होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा जाएगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको रचना लिखनी होगी और उसके जीवन परिचय लिखने होंगे। तो इसमें आपको मिलेगा 5 नंबर। ठीक है, किसी एक लेखक का लिखना होगा। इसमें 3 लेखक का नाम दिया होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन सभी का मैंने जीवन परिचय करा दिया है, जीवन परिचय बहुत ही अच्छी तरीके से लिखवाया है, जाकर के आप लिंक डिस्क्रिप्शन है वहाँ से आप इसे तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें एक कवि का जीवन परिचय दिया रहेगा, इसमें ऑप्शन दिया है
गोस्वामी, तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास। तो तीनों में से किसी एक कवि पर आपको लिखना होगा, ठीक है। एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा और उसकी प्रमुख रचनाएं भी लिखनी होंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछेगा अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। तो एक ऐसा श्लोक आपको संस्कृत का याद होना चाहिए जो कि इस प्रश्न पत्र में उसका कोई भी प्रश्न न आया हो, और उसके लिए 2 अंक निर्धारित होंगे, आपके 2 अंक आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको 4 अंक 8 अंक का 4 लाइन और 8 लाइन का एक कविता याद होना चाहिए संस्कृत का, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा इस तरह से पूछेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत में, ठीक है। संस्कृत में उत्तर देना है आपको। तो इसमें देखिए 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 1 2 3 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो 2 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं और 2 प्रश्न के आंसर देना है, तो 2 प्रश्न का आंसर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए 4 अंक मिलेंगे आपको। 9वां प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध पूछा जाएगा, तो निबंध आपको किस किस पर तैयार कर लेना है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण, ठीक है। तो इस चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। निबंध कैसे लिखेंगे ये हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी। तो ये 9 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे खंड ब में, ठीक है। ये 9 नंबर के होंगे। निबंध कितने नंबर का होगा, 9 नंबर का होगा। तो निबंध को छोड़कर मत आइएगा, इसे जरूर लिखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।